हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मयंक सर पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी जो है अच्छे से जारी रखे होंगे। तो आप सभी लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर आ चुके हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि होगा क्या कि आपको हमारे आने वाले जो वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाया करेंगे। तो आप सबकी एक भी इंपॉर्टेंट क्लास जो है मिस नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप सभी के लिए ही फायदा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण जो है कौन करता है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। राखीगढ़ी, मांडा, ठीक है, या आपका रोपड़, या आपका हड़प्पा। चार ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, काफी सारे लोगों ने बताया है, यहाँ पर काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं मांडा। जी हाँ, मांडा यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और आप सभी को एक चीज और ध्यान में रखना है, मांडा जो है आपका कहां से रिलेट करता है? जम्मू और कश्मीर से। जी हाँ, मांडा आपका कहां से रिलेट करता है? जम्मू कश्मीर से। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो आपका ये जो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, मांडा। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण मांडा यहां जम्मू कश्मीर से जो कि रिलेट करता है, ये करता है। और हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व की प्राचीन सिंधु नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। और आपके ऑप्शंस यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो सिंधु घाटी है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज दोस्तों की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसकी खोज सन 1921 ईस्वी में इन्होंने की थी। तो ये ऑप्शंस आपका बी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है, आपके ऑप्शंस है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या आपका सामवेद। ये चार वेद आपके दिए गए हैं। तो दोस्तों, पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अन्विष्ट है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी को एक चीज और ध्यान में रखना है, आपका ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद है क्या? ऋग्वेद। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। और आप सभी को एक चीज और ध्यान में रखना है कि ये जो गायत्री मंत्र है, ऐसा माना जाता है कि गायत्री मंत्र का जो बहुत ही मन से, दिल से उच्चारण करता है, इसको पढ़ता है, तो उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ऐसा लोगों का मानना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। गुप्त अभिलेखों में दीनार, जी हां दोस्तों, दीनार जिसका वाचक है, क्या है? स्वर्ण सिक्के हैं, रजत सिक्के हैं, या ताम्र सिक्के हैं, या आपका कांस्य सिक्का है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौर्य वंश के बाद जो है गुप्त वंश का शासन काफी दिनों तक रहा और बहुत ही प्रचलन में थे गुप्त वंश। गुप्त वंश जो है बहुत ही ज्यादा प्रचलन में थे। आप सभी लोग इन्हें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। गुप्त वंश के बारे में आप लोगों ने एसएसटी में 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा। तो यहां पर गुप्त वंश के अभिलेखों में जो है स्वर्ण के सिक्के बहुत ही प्रचलित थे, जिसे हम लोग जानते हैं दीनार। दीनार जिसका वाचक है वह है आपका स्वर्ण सिक्का। जी हाँ, स्वर्ण के सिक्के यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये स्वर्ण के सिक्के जो थे वो उस समय का मतलब गुप्त वंश के समय चांदी के सिक्कों से भी अधिक वजनदार बनाए जाते थे। ठीक है, तो यहां पर आपका 144 ग्रेन का सिक्का यदि चांदी के सिक्के से तुलना की जाए तो चांदी के सिक्के इसके मुकाबले में 30 ग्रेन के आसपास होते थे। ठीक है, तो ये
इसकी खास बात थी गुप्त वंश की, यहां पर सोने और चांदी के सिक्के में इतने का अंतर होता था। 144 ग्रेन जो है स्वर्ण की मुद्राएं होती थी और 30 ग्रेन होती थी आपकी चांदी की सिक्काएं। तो यहां पर वजन में भी स्वर्ण के सिक्के भारी थे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह था, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, पाटिलपुत्र, कन्नौज या आपका दिल्ली या आपका अयोध्या। आप सभी लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। काफी सारे लोग यहां पर देखिए बताना स्टार्ट कर दिए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, कन्नौज आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की थी वह आपका कन्नौज था। जी हां, महाकाल की नगरी कन्नौज, उज्जैन, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शासकों में आगरा को जिसने राजधानी बनाया वो शासक कौन था। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या आपका मुबारक शाह खिलजी या आपका बहलोल लोदी। आप सभी लोग दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए यहां पर काफी सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर, देखिए कुछ लोगों का मानना है ऑप्शन नंबर ए सही है और कुछ लोगों का मानना है ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन यहां पर जितने भी लोगों ने, देखिए काफी सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोगों ने बताया, सिकंदर लोदी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित शासकों में से आगरा को जिसने अपनी राजधानी बनाया था वह कौन था दोस्तों, सिकंदर लोदी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और काफी दिनों तक जो है ये उसकी राजधानी थी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है दोस्तों, ध्यान से देखिए। सन 1939 में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था। देखिए इसका जो इसके बाद वाला प्रश्न है यहां पर आ गया है। आप सभी लोग इस लाइन को ध्यान से देखिए, आपके ऑप्शंस भी इसके नीचे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, उसमें से बताने का प्रयास कीजिए। सन 1939 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था। जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला या आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग यहां पर ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर बी को, जवाहरलाल नेहरू आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है दोस्तों, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे। ठीक है, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, आप सभी लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, महात्मा गांधी थे या जयप्रकाश नारायण या स्वामी विवेकानंद या विनोबा भावे। तो आपके चारों ऑप्शंस हैं, इसमें से आप लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले विनोबा भावे ये आपके बिल्कुल राइट हैं। इनका जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, विनोबा भावे, जो कि इनका जो प्रवर्तक इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने गांधी के सिद्धांतों पर चलकर ये आंदोलन की शुरुआत की और इसमें सफलता भी इन्हें मिली। चलिए ऑप्शन नंबर यहां पर डी वाला आप सभी लोग करेक्ट कर लीजिए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप सभी लोग क्लास को बीच में स्किप मत करिएगा क्योंकि आने वाले जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उसे ध्यान से देखिए और उसका भी जवाब देने का प्रयास कीजिए। चलिए, भारत पाक के मध्य जो है शिमला समझौता, बहुत ही आसान प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भारत पाक के मध्य शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ वह था, बताने का प्रयास कीजिए। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए 1972, 1973, 1974 या आपका ऑप्शन नंबर डी वाला 1975। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिए, भारत और पाक के मध्य जो है शिमला समझौता कब हुआ था, सन 1900। यहां पर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर उस समय इंदिरा गांधी जो थी भारत की प्रधानमंत्री थी, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ए वाला आप लोग बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। और आप सभी को मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि भारत और पाक के मध्य ये शिमला समझौता
इसलिए हुआ था जिससे कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं ये मधुर बने, ठीक है, इसमें मधुरता आए, इसीलिए ये जो है समझौता हुआ था। और दोनों प्रधानमंत्री मतलब भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली, इन दोनों के हस्ताक्षर के थ्रू ये समझौता हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए, बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न भी आपके सामने है। निम्नलिखित विश्वविद्यालय में से जिसकी स्थापना सन 1916 ईस्वी में हुई वह है। ऑप्शंस आपके हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, BHU। ठीक है, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी BHU का फॉर्म भी फिलअप किया होगा, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, आप सभी के ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। यहां पर आपको बताना है कि विश्वविद्यालय में जिसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। तो जी हां, सही सुना आप लोगों ने, 1916 ईस्वी में। तो यहां पर अदर की तुलना करें, ऑप्शन नंबर ए की, बी की और डी की, तो इन तीनों से नया है ये, मतलब कि ये तीनों इसके अपेक्षा बहुत ही पुराने हैं। तो ये सन 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसको हम लोग शॉर्टकट में BHU बोलते हैं। और बात करें दोस्तों यहां पर कलकत्ता विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना दोस्तों सन 1857 ईस्वी में हुई थी, जो कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय है भारत का। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें तो ये आपका सन 1887 ईस्वी। आप सभी लोग इसे भी कॉपी पेन अगर साथ में रखे हैं तो जरूर इसे नोट कर लीजिए। और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की बात करें तो ये आपकी हुई थी, इसकी स्थापना सन 1875 ईस्वी में। तो आपका यहां पर तीनों ये जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय, इसको भी ध्यान में रखिए। 1857 में कलकत्ता जो कि सबसे पुराना है, फिर उसके बाद यदि क्रम से देखा जाए तो फिर 1875 आता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और 1887 ईस्वी में जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो यहां पर ये तीनों के जो सन है, आप सभी लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बनारस विश्वविद्यालय तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, जिसकी स्थापना सन 1916 ईस्वी में हुई है, जो कि आपके क्वेश्चन में भी है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर सी वाला ऑप्शन आप सभी लोग टिक कर लीजिए, BHU आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सन 1814 से 17 तक की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी विद्रोह के अंग्रेजी शासक के विरुद्ध विद्रोह किया हुआ था। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। अलीगढ़, अवध, वीरभूमि या मालवा। आपके ऑप्शंस हैं, आप सभी लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया, वह विद्रोह इनमें से कौन सा रिलेट करता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर काफी सारे लोगों का मानना हो सकता है अलीगढ़। तो जितने भी लोगों ने यहां पर अलीगढ़ बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसमें इन्होंने विद्रोह किया। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि सन 1824 में यह विद्रोह जो है चरम पे था। सबसे अधिक, सबसे सेंसिटिव कब था, सन 1824 ईस्वी में यह विद्रोह जो था चरम पे था, जो कि अलीगढ़ से रिलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके ऑप्शंस भी यहां पर दिए गए हैं, साथ ही साथ आप लोग बताने का भी प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भील जो है राजस्थान से रिलेट करती है, यहां की जनजाति है। भील जनजाति जो है कहां की है, राजस्थान की जनजाति है। और बात करें सांथाल की, ये भी आपका सही रिलेट किया गया है, झारखंड की जनजाति है, बिल्कुल सही है। और बात करें दोस्तों यहां पर टोडा, ये भी आपकी तमिलनाडु की है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। मतलब ये तीनों जनजातियां जो हैं, भील, सांथाल, टोडा, ये आपका राजस्थान, झारखंड और तमिलनाडु से क्रमशः रिलेट करती हैं। मतलब ये आपका बिल्कुल सही है, सही मिलान दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मिलान आपका यहां पर सही नहीं है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, खासी जो है सिक्किम से नहीं रिलेट करती है,
ठीक है, तो यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, यहां पर देखिए काफी सारे लोगों ने बताया भी है काफी खासी जनजाति आपका कहां से रिलेट करती हैं, आप सभी को ध्यान में रखना है। खासी जनजाति आपका मिजोरम से, जी हाँ, मिजोरम से रिलेट करती हैं, तो आप सभी लोग इसे भी ध्यान में रखिए। खासी जनजाति आपका कहां से रिलेट करती है, मिजोरम से रिलेट करती हैं। और इनकी जो कुछ और प्रजातियां हैं और कहां कहां पाई जाती हैं, जैसे भारत के अलावा और कहां कहां पाई जाती हैं, बांग्लादेश मान लीजिए, यहां पे आपकी मिल जाएंगी। ठीक है, और आंध्र प्रदेश साइड आपको ये जनजातियां देखने को मिलेंगी। और इनके जो हुलिये होते हैं कैसे होते हैं, इनका जो फेस होता है चपटा होता है, नाकें जो है चौड़ी होती हैं, मतलब, और ये थोड़ा सा पीले रंग के होते हैं, और थोड़ा इनका स्किन का कलर जो होता है डार्क होता है, मतलब काला और पीला मिक्स होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं ये किस कलर के होते हैं। तो यहाँ पर इनके हुलियों की बात करें तो इनके नाक जो होते हैं चपटे होते हैं, फेस जो होता है ये भी चपटा होता है, और काले और पीले रंग के मिक्सचर में होते हैं। तो यहाँ पर खासी जनजाति जो है मिजोरम से रिलेट करती है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोग करेक्ट कर लीजिए। चलिए अगले तो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे आपके इनमें से कौन से हैं? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, या आपके ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दोस्तों डी की बात करें, महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ए वाला ऑप्शन आपका क्या है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए। माता टीला बांध जिस राज्य में स्थित है वह राज्य आपका कौन सा है? बिहार है, या आपका मध्य प्रदेश है, एमपी जिसे हम लोग बोलते हैं, या आपका यूपी उत्तर प्रदेश है, या आपका राजस्थान? तो आप सभी को बताना है यहां पर आपका बिल्कुल राइट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, माता टीला बांध जिस राज्य में स्थित है उसे हम जानते हैं यूपी उत्तर प्रदेश के नाम से। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। पहले स्थान पर आपका राजस्थान आता है, जो कि भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य आपका राजस्थान है, और चौथे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। चलिए दूसरे नंबर की भी बता देते हैं हम। दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल के मामले में आपका मध्य प्रदेश आता है, जो कि यहां पर दिया भी गया है। एमपी जो है आपका दूसरे सेकंड नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आपका राजस्थान आता है क्षेत्रफल के मामले में, सेकंड नंबर पर आपका मध्य प्रदेश आता है, और बात करें यूपी की तो ये चौथे स्थान पर आता है। तो अब कुछ लोगों का सोचना ये होगा, ये कुछ लोगों का मानना ये है कि तीसरे पर आखिर क्या होगा। तो तीसरे पर दोस्तों आपका महाराष्ट्र आता है। जनसंख्या के मामले में तो यूपी टॉप पे है, ठीक है, इंडिया में। और वर्ल्ड में शायद दूसरे नंबर पर, शायद पहले पर आ चुका है लेकिन अभी तक जनगणना नहीं हुई है, इसीलिए सेकंड नंबर पर वर्ल्ड में आता है जनसंख्या के मामले में। क्षेत्रफल के मामले में भारत आपका 7वें स्थान पर आता है। चलिए टॉपिक पे आए, तीसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, और चौथे स्थान पर मैंने आपको बताया भी क्या है, यूपी है आपका। जनसंख्या के मामले पर, जनसंख्या के मामले में सबसे नंबर 1 पर है पूरे भारत में यूपी राज्य आपका, और क्षेत्रफल के मामले में चौथे स्थान पर है। तो यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहां तक तो जान लिए, और 7वें स्थान पर पूरा भारत अपना आता है क्षेत्रफल के मामले में, पूरे वर्ल्ड में 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। पहले स्थान पर रसिया है। और बात करें दोस्तों भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। तो यदि आपसे कोई पूछे भारत का सबसे छोटा राज्य एकदम लास्ट वाले स्थान पर कौन आता है, तो वो आप सभी लोगों को पता होगा, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, गोवा। गोवा राज्य जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सी वाला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। माता टीला बांध जिस राज्य में स्थित है वह आपका उत्तर प्रदेश से रिलेट करता है। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम लोग जिम कॉर्बेट के भी नाम से जानते हैं, तो इसका फुल नेम क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निकटतम रेल स्टेशन कौन सा है? सबसे निकटतम की बात कर रहा है, तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निकटतम रेलवे स्टेशन जो आपका है वो काशीपुर है, या रुद्रपुर सिटी है, या कोटद्वार, या आपका रामनगर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पर डी वाला जो है यहाँ पर आप लोग बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी रामनगर। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में जिससे मुद्रास्फीति जो है मापी जाती है वह आपका मात्रक क्या है? फुटकर मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, या आपका सी वाला कृषि कार्मिकों के हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, या आपका डी वाला ऑप्शन औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर बी वाला, जी हां, थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस, बिल्कुल सही हो जाएगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति जो है किसके थ्रू मापी जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। यहां पर आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि भारत निर्माण योजना की घोषणा जिस वर्ष के बजट में की गई थी वो आपका किससे रिलेट करता है? भारत निर्माण योजना की घोषणा जिस वर्ष के बजट में की गई थी वो आपका किस सन से रिलेट करता है? और इसके बारे में आप सभी को पता होगा, यदि नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। यहां पर ध्यान से देखिए, भारत निर्माण की योजना की घोषणा जो है सन 2005 ईस्वी के एकदम लास्ट महीने में की गई थी, दिसंबर के महीने में। जी हाँ, दिसंबर के महीने में की गई थी। दिसंबर 2005 में इसकी शुरुआत हुई, तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होगा 2005 और 6। तो ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा था भारत निर्माण का। तो यहाँ पर इस योजना के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों पर इसके तहत ज्यादा ध्यान दिया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था, ठीक है, और बात करें बहुत छोटी मोटी जो गांव में व्यवस्थाएं होती हैं, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ठीक है, और भी विकास, सड़क की व्यवस्था, इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया, ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस किया गया। तो ये भारत निर्माण योजना की घोषणा जिस वर्ष बजट में की गई थी वो सन था आपका सन 2005 और 6। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है कि संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद प्राय होती है। आपके ऑप्शंस है दोस्तों, रक्षा व्यय, मुख्य अपदान, या ब्याज की अदायगी, या आपका राज्यों के अनुदान। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर जो है यहां पर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद प्राय होती है आपका ब्याज की अदायगी। जी हां, ब्याज की अदायगी आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भारत में सबसे बड़े 50 तरल स्टॉक को प्रदर्शित करने वाले सूचकांक का अभिधान है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, बीएसई सूचकांक, एनएसई सूचकांक, या निफ्टी सूचकांक, या आपका डी वाला मूल्य सूचकांक। तो ये आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, भारत में सबसे बड़े 50 तरल स्टॉक को प्रदर्शित करने की बात करें तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा निफ्टी सूचकांक। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निफ्टी शब्द जो है आपका दो चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, निफ्टी शब्द आपका दो चीजों से मिलकर बना है। पहला आता है आपका नेशनल,
ठीक है। दूसरा आता है आपका 50, तो इन दो चीजों से मिलकर बना है। तो नेशनल 50, तो ये निफ्टी सूचकांक से रिलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो है यहां पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक अवस्थापना का उदाहरण नहीं है? जी हाँ दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। आप सभी लोग ध्यान से देखिए और इसे बताने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो है क्लास समझ में आ रहा होगा। यदि जो भी है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कैसा लग रहा है क्लास, ठीक है। और जो भी यहाँ पर आपका ऑप्शन है उसे जरूर पिन करें। यहाँ पर विद्यालय, स्वच्छता सुविधाएं, कोयले की खानें या सड़कें तथा रेल। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक अवस्थापना का उदाहरण नहीं है। तो यहां पर यदि बात करें आर्थिक अवस्थापना, पहले सबसे हम बात करते हैं इसके उदाहरण की, ठीक है। तो आर्थिक अवस्थापना का उदाहरण जो है वो आपका है विद्यालय। जी हाँ, इसके अंतर्गत विद्यालय आते हैं, स्वच्छता की सुविधाएं आती हैं, सड़कें तथा रेल आते हैं। ये सब चीजें जो है इसके अंतर्गत आते हैं। विद्यालय में देख रेख की व्यवस्थाएं कुछ, ठीक है, स्वच्छता की सुविधाएं गली कुचड़ों में और ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में, सड़कों पर स्वच्छता की सुविधाएं जो है ये आर्थिक अवस्थापना के अंतर्गत आते हैं। सड़कें हो गई, रेल हो गए, बिजली पानी, ठीक है, इन सब चीजों का जो है आपका आर्थिक अवस्थापना का एक उदाहरण है, जो कि कोयले की खान से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है। ये आपका इसमें शामिल नहीं होता है। आर्थिक अवस्थापना का उदाहरण क्या नहीं है यही पूछा जा रहा है। तो आर्थिक अवस्थापना का उदाहरण आपका ये कोयले की खानें जो है ये नहीं है। तो जितने भी लोगों ने यहां पर ऑप्शन नंबर सी को बताया है आर्थिक अवस्थापना का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इसमें से आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने इस क्लास की लास्ट प्रश्न की तरफ। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए, इस क्लास का लास्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में जिसकी संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है वह क्या था? ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, अयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति या ठक्कर आयोग? तो बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। और आप सभी को मैं एक चीज फिर से बताना चाहूंगा कि यदि चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऑल वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिल जाया करे, ठीक है। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि चैनल को चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। तो यहां पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है स्वर्ण सिंह समिति, वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जो है आज की ये क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें और क्लास को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।